हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बारात लग चुकी है। चारों तरफ ढोल, नगाड़े, शहनाइयाँ सुनाई दे रही है। चहल पहल हो रखी है। मेहमान आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठाकुर महेंद्र सिंह मेहमानों के स्वागत कर रहे हैं। उनके दोनों बेटे दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारकर अपने साथ में लेकर आ गए हैं। द्वार पूजन की शुरुआत हो रही है। दूल्हे को देखकर सभी आपस में बात कर रहे हैं। ठाकुर साहब, दूल्हा बड़ा लायक ढूंढा है। इकलौती बेटी है, कमी किस चीज़ की है? सुना है लड़का बड़ा पैसे वाला है। बड़े लोगों को तो बस पैसा ही पैसा चाहिए। लेकिन इस चमक धमक में भी जिस दुल्हन की शादी हो रही थी उसकी आंखों की चमक गायब थी। चेहरे पर लाख मेकअप हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में सुनापन साफ झलक रहा था। तभी कमरे में दुल्हन बनी गीत की माँ आती है। अरे मेरी बेटी को किसी की नज़र न लगे, परी लग रही है मेरी बेटी। दूल्हा बड़ा लायक है। शादी में आए सभी मेहमान उसी का गुणगान गा रहे हैं। मेरे दिल का बोझ उतर गया। तू अपने ससुराल में खुश रहेगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही है बेटा? बोलना क्या है माँ? ऐसे भी कुछ भी कहूँ तो आप सुनती कहाँ हैं? आज आप अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर नहीं, एक लाश को शमशान भेज रही हैं। अरे बाप रे, कैसे तुझे समझाऊँ? जो हो रहा है सही हो रहा है। क्यों अपना जिद पकड़ कर बैठी है? हम तेरे अपने हैं, तेरे माँ बाप हैं, तेरा बुरा चाहेंगे? जो होना था सो हो गया। अब बस उस बारे में सोचना बंद कर और आगे कदम बढ़ा। नई जिंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ तो कमरे से चली गई, लेकिन मेरे मन में उठ रहे सवाल जो उठना भी चाहिए। कैसे और क्यों? लड़का मुझे बिना देखे, मुझसे बिना मिले, ना मेरे बारे में जानना चाहा, सिर्फ अपनी फैमिली की खुशियों के लिए मुझसे शादी के लिए राजी हो गया। मेरी तो मजबूरी है, इसलिए मुझे शादी करना पड़ रहा है। लेकिन उसकी क्या मजबूरी होगी? मेरी माँ मुझे लेकर मंडप तक गई। पहली बार मैंने अपने दूल्हे को सामने से देख रही थी। देखा था पहले भी सिर्फ तस्वीर में ही। हमारी शादी संपन्न हो गई। अब मेरी विदाई का समय था। मेरी माँ मुझसे बोली, बेटी अपने बारे में उसे कुछ मत बताना। जिंदगी तुम्हें खुश होने का मौका दिया है, इसे अपनी बेवकूफ़ी से मत गंवाना। लड़की जब अपने घर से विदा होती है तो उसे अपनों से बिछड़ने का गम होता है, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था अपनों से दूर होने पर। बेटियां अपने पापा की परी होती है, लेकिन मैं अपने पापा की बोझ बन गई थी उस गलती के बाद जो मेरे वश में थी ही नहीं। मैं अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में पति के सिवा सास ससुर, देवर और 2 नंदे थी, एक बड़ी और दूसरी मुझसे छोटी। सभी ने मेरा स्वागत किया सिवाय मेरी बड़ी ननद को छोड़कर। वो दूर से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। रात हो गई और मेरी घबराहट शुरू हो गई। मेरा दूल्हा दीपक, उनके कदमों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी और मुझे घबराहट से पसीने आने लगे। वह कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद किया। सीधे मेरे पास आकर गलत हरकतें करने लगा और बोला, रात काफ़ी हो गई है, मुझे सोना भी है। यह सुनकर मुझे बड़ा ही झटका लगा। मेरी शादी किस जानवर से हो गई जो ना ही मुझसे कुछ पूछा और ना ही अपने बारे में कुछ बताया। वह अपने कपड़े निकालने लगा और मेरी तरफ बढ़ा। नहीं, मेरे पास मत आना। क्या नौटंकी है? तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें समझा कर नहीं भेजा कि अपने पति को ना नहीं बोलते हैं? मेरी बात समझो, मुझे कुछ समय ही दे दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, प्लीज़ मेरे साथ इस तरह से ना करो। वो गुस्से से जाकर सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कैसे नींद आती? शादी जैसे पवित्र बंधन मेरे गले का फांस बन गया था। किस पाप की सज़ा मैंने पाई है? क्या करूं? किससे कहूं? आज रात तो किसी तरह बच गई। सुबह हो गई और मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। मुझे मेरी सास सब कुछ समझा रही थी, लेकिन मेरी ध्यान रात में हुई घटना को याद कर रहा था। मैं किचन में गई तो देखा कि बड़ी ननद नाश्ता बना रही है और वो मुझसे पूछी, गीत तुम्हें क्या खाना है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। आप पहली हैं दीदी जो इस घर में मुझे मेरा हालचाल पूछा और मुझसे खाने के बारे में भी पूछा। मैं उनके साथ काम में लग गई, लेकिन आज रात जो
होने वाला था वो सोचकर मैं सहम जा रही थी। क्या बात है गीत, मायके की याद आ रही है? तभी दीपक ने उन्हें आवाज़ दिया और वे सब कुछ छोड़कर जल्दी से चली गई। बड़ी हैरानी की बात थी, दीपक उन्हें उनके नाम से ही बुलाया, ना कि दीदी कहकर। सभी लोग नाश्ता करने लगे और मैंने चारों तरफ दीदी को ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। रात हो गई और दीपक फिर मेरे पास आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके छूने से मेरे तन मन में एक अजीब सी घृणा जैसी उत्पन्न हो जाती है। मुझे बड़ा ही असहज महसूस होने लगा और मैंने उसे जोर से धक्का देकर खुद से अलग किया। गुस्से में आकर उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। मैं भी उससे बचकर जाकर बाथरूम में खुद को लॉक कर लिया। वो बाहर से बोले जा रहा था, कब तक छुप कर बैठोगी? देखता हूँ कब तक तुम मुझसे बचकर ऐसे बाथरूम में बैठी रहती हो। बाथरूम में बैठे बैठे 2 साल पहले की हुई उस काली रात को याद करने लगी। पापा, रात हो जाएगी तो क्या हुआ, मेरे कॉलेज का नाटक है। ठाकुर महेंद्र सिंह बोले। बिटिया, इस तरह से लड़कियों को रात में बाहर जाना सेफ नहीं है, बात समझो। नाटक में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी को। नहीं पापा, भाग ले लिया है और मुझे नाटक करना है, और आजकल की लड़की रात में भी घूमती है। कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं होगा। प्लीज़ मुझे बाहर जाने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पापा, तुम्हारे पापा मना कर रहे हैं तो तुम क्यों जाने की जिद कर रही हो? माँ ने कहा। मैं जिद नहीं कर रही हूँ माँ, यह मेरे कॉलेज की आखिरी साल है जिसमें यह नाटक हो रहा है, और उस नाटक में मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो उसमें गलत ही क्या है? भैया तो बाहर घूमते रहते हैं रात को भी, और मैं चली जाऊंगी तो उसमें क्या बुराई है? और इतना ही डर है ना तो नाटक खत्म होने के बाद भैया को भेज देना मुझे लेने के लिए, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी कॉलेज में बैठकर। ठीक है, मेरी बिटिया को जब यही चाहिए तो नाटक खत्म होने के बाद कॉल कर देना, तो बड़ा भाई तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। तब तक तुम वहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है पापा, एंड थैंक यू पापा। मैं सुबह ही कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि नाटक की तैयारी मुझे कॉलेज में रहकर ही करना था। मैं उस नाटक में चुड़ैल का रोल किया था, इसलिए मैं अपनी दोस्तों से बोली, यार मुझे थोड़ा मेकअप कर दो चुड़ैलों वाली, और वो हंसने लगे। बताओ, इतने सुंदर गीत को चुड़ैल बनकर नाटक करना है, और कोई तुझे किरदार नहीं मिला नाटक में? छोड़ ना यार, नाटक ही तो है, असल में थोड़े चुड़ैल है तेरी गीत। और मैं भी बोलकर हंसने लगी। शाम को नाटक है और हम सभी अपने अपने किरदार में आ चुके थे। मुझे देखकर मेरी टीचर बोली, गीत तुम्हें तो पहचानना ही मुश्किल हो रहा है, वाकई तुमने बहुत अच्छा गेटअप किया है। चलो अब नाटक प्रस्तुत करते हैं। नाटक प्रस्तुत हम सब ने मिलकर किया और सभी ने तालियां बजाकर हमें प्रोत्साहित किया। नाटक खत्म हो गई और मैं अपने भाई को आने के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। अरे गीत, तू रुकेगी क्या यहाँ? मेरे दोस्तों ने पूछा। हाँ यार, मेरा भैया आएंगे मुझे लेने के लिए, तो हम सब जाएं? तुम लोग जाओ। बाय गीत, हम सब फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। काफ़ी देर कॉल लगाने के बाद भी उन्हें कॉल नहीं लगा, तो मैंने सोचा लगता है यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कॉलेज से बाहर निकलकर थोड़ी दूर बाहर जाकर कॉल करना चाहिए। यही सोचकर मैं कॉलेज से बाहर निकलकर थोड़ी दूर आगे बढ़ी, तभी एक कार आकर मेरे पास रुक गई और मैं डर गई। उसमें से कुछ लोग निकले और ज़बरदस्ती मुझे कार में बिठा लिए। छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम लोग, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, मैं चिल्ला रही थी, मगर वे सुन नहीं रहे थे। मैं काफ़ी डर गई थी। मेरा मोबाइल भी वहीं गिर गया मेरे बाकी के सामान के साथ। वह लोग मुझे एक फार्म हाउस पर लेकर गए और मुझे छोड़कर वापस वे लोग चले गए। मैं एक अंधेरे कमरे में खुद को पाई और मुझे बहुत डर लग रहा था। कौन है? बोलो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? छोड़ दो प्लीज़। तभी कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया और वो मुझे ऐसे छूने लगा जिसे मैं अपने शब्दों में बता भी नहीं सकती हूँ। मुझे छोड़ दो। ना मैं उसे देख पा रही थी और ना वो मुझे देख पा रहा था। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ भी गलत मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मेरी बातों से। वह रात मेरी ज़िंदगी का सबसे घिनौना रात था। वह रात मेरी ज़िंदगी की ऐसी काली रात थी जिसे मैं कभी अपनी जहन से निकाल ही नहीं पाऊँगी। उस रात के बारे में सोचकर मेरी पूरी सांसें सहम जाती है। मुझे जब होश आया तो मैं खुद को अपने कॉलेज के पास ही पाई। मुझसे उठा नहीं जा रहा था, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था
आंखें खुल नहीं रही थी। रास्ता सुनसान थे। शायद सुबह का 3-4 बजे का समय था। मुझे दूर से कहीं बाइक की आवाज़ आ रही थी। बाइक की लाइट मेरी आंखों पे पड़ी तो मैं किसी तरह अपना एक हाथ उठाया। बाइक आकर मेरे सामने रुक गई। मेरे बड़े भैया चिल्लाते हुए मेरे पास आए। गीत, गीत, यह क्या हो गया है? मैं तुझे पूरी रात ढूंढ रहा था। वो मुझे किसी तरह उठाकर बाइक पर बैठाकर घर ले गए। पापा, माँ, यह देखो गीत को क्या हो गया है। सभी लोग दौड़कर आते हैं। मेरी माँ बोली, मेरी गीत, मेरी बच्ची, जल्दी से अंदर लेकर आए। माँ ने जल्दी जल्दी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद किया। मैं बेहोश हो गई थी। मेरे घर में सन्नाटा छा गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे हो गया। मेरी माँ ने कहा, मैंने कहा था कि मत भेजो, देख लो क्या हो गया। अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मेरा तभी भाई बोला, कैसी बात करी हो माँ, इसमें गीत की क्या गलती है? हमें पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। गीत के साथ गलत हुआ है। मेरे पापा सुन होकर बैठ गए थे। मेरी माँ ने कहा, देखो अपने पापा को, मन का मजबूत व्यक्ति आज कमज़ोर बन गया है। दुनिया हंसेगी इन पर। दूसरे को सलाह देने वाला व्यक्ति खुद की बेटी को नहीं संभाल सका। मुझे होश आया। दर्द से मेरा पूरा शरीर भारी हो रहा था। मैंने अपने चारों तरफ देखा। पापा, पापा मेरे पास आकर, यह सब कैसे हुआ गीत? मैंने पापा को ज़ोर से पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरा भाई गुस्से में पूछा, कौन था? बता, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता भैया, मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा और ना ही मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी पता है। बस उसकी पीठ पर बने ड्रैगन की टैटू देखा है। मैं तो आपका आने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा, तुम कैसी बात कर रही है? तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है? वो कौन था और कहाँ लेकर गया था? मुझे नहीं पता है माँ, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे पुलिस के पास जाना है। मेरे भाई ने कहा, गीत सही कह रही है माँ, हमें पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। तभी मेरे पापा ने इस बात के लिए भैया को जोर से तमाचा खींच दिया। क्या रट लगा रखा है? पुलिस कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन, क्या कर लेगी पुलिस? सुना नहीं इसने क्या बताया? क्या जाकर बताएंगे कि कुछ जानती ही नहीं है जिसने इसके साथ ये सब किया है और उसका चेहरा तक नहीं देखा है? रात की हुई घटना दिन का तमाशा बन जाएगी। गलती मेरी है, इसे मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे दिया था। आज के बाद गीत का घर से निकलना बंद, और जो हुआ उसकी कोई जिक्र नहीं करेगा। सुनाई दिया सबको? मेरे साथ गलत किसी और ने किया और सज़ा मुझे सुना दी गई। उस दिन के बाद मैं अपने ही घर में पराई हो गई। कुछ महीने में शरीर के जख्म भर गए, लेकिन दिल और दिमाग के जख्म डर में बदल गया। और कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जिसे समय भी नहीं भर सकता। उस रात के बारे में सोचकर आज भी मेरी चीखें निकल जाती है। मेरी नींद मेरी ही दुश्मन बन जाती है। लेकिन मुझे इस बात के लिए समझने वाला कोई नहीं था। मैं अकेले ही इस दर्द से लड़ रही थी। मेरे पापा तो मुझसे बात करना दूर, नज़रें भी मिलाने से कतराते थे। इस बात को लगभग 2 साल हो गए और एक दिन मेरी मर्जी जाने और बगैर मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय हो गई। लड़का अच्छा है यह कहकर, लेकिन है तो लड़का ही जिसके नाम से भी मुझे डर लगता है। सुबह हो गई और मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। वह मेरी तरफ अपनी पीठ करके सोया हुआ था। उसको देखते ही मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। डर से मेरा शरीर थरथराने लगा। एक अजीब सा दर्द मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मुझे मेरी बड़ी ननद देखकर दौड़ते हुए मेरे पास आई। गीत, तुम ठीक हो? उनकी आवाज़ सुनकर दीपक उठ गया। क्या शोर मचा के रखा है सुबह सुबह? दीपक, गीत की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। उसने कहा, मरती है तो मर जाए, जो करना है करो, मुझसे मत कुछ कहा करो। डॉक्टर आए और मेरी जांच किया। डॉक्टर ने कहा, कुछ बड़ी बात नहीं है, इन्हें थोड़ा सदमा लगा हुआ है, इन्हें अस्थमा भी है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। यह सुनकर मेरी सांस भड़क गई और गुस्से से बोली, जल्दी इसका सामान पैक करो, अभी के अभी इसके मायके छोड़कर आती हूँ। सभी गाड़ी में बैठे और मुझे मायके लेकर चले गए। मेरे पापा मुझे देखकर घबरा गए। क्या हुआ समधन जी, आप लोग इस तरह से? क्या समझा है आपने हम सबको? अपनी बीमार लड़की को मेरे बेटे के पल्ले बांध दिया। इसे तो अस्थमा है और किसी काम की भी नहीं है।
मेरे बेटे ने बताया कि यह तो उसे अपने पास भी नहीं जाने देती है। आखिर ऐसी लड़की को बांधने का क्या मतलब है? आपने हमें ठगा है समधन जी। किसी काम की नहीं है आपकी बेटी। हम एक ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रखेंगे जो हमारे वंश को भी आगे ना बढ़ाना चाहे। समाज की बात है, इसलिए आपसे कह रही हूँ, इसे समझा बुझा कर ही अब हमारे घर भेजिएगा, वरना हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिएगा। यह कहकर वे लोग चले गए वापस उसी गाड़ी से। मेरी माँ मुझ पर झला पड़ी। क्यों रे छोरी, हमें चैन से जीने भी नहीं देगी? आखिर कब तक तेरी कमियों पर हम पर्दा डालते रहेंगे? ऐसा तुझे करने की क्या ज़रूरत थी? तू तो ठीक हो गई थी ना, फिर तेरे अंदर यह अस्थमा वाली बीमारी फिर से कैसे पैदा हो गई? मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरे पापा ने कहा, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब बताओ, अब दुनिया को क्या बताऊंगा कि मेरी बेटी अपने ससुराल में अपना घर भी नहीं बसा सकती? हम तो अपने ही समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। जहाँ मैं अपनी नज़रें उठाकर चलता था सभी के सामने, अब वहीं अपनी नज़रें झुका कर चलना पड़ता है। डर लगता है कि कोई कुछ पूछ ना ले मुझसे। मैं अपने पापा की तरफ नज़र उठाकर देखी और उनके पास जाकर बोली, आपने ऐसा क्यों किया पापा मेरे साथ? मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ ना, कौन सी बात की सज़ा दिया है मुझे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे इस तरह से बदला लेंगे। क्या बोल रही है? किस बात का बदला लूँगा? मैं तेरा बाप हूँ, तेरा भला ही चाहता हूँ। आप सच कह रहे हो पापा, आप मेरा भला चाहते हैं। भला चाहते तो कभी मेरे साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाते। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि क्या गलती थी मेरी, जिसकी आपने इतनी बड़ी सज़ा सुनाई। बेटी बाप की गर्व होती है, गुरूर होती है, फिर आपने उस गुरूर को एक पल में कैसे तोड़ दिया? क्यों अकेला छोड़ दिया पापा? ऐसे अनजान मत बनिए पापा कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मुझे पता है कि सब कुछ आपने जानबूझकर किया है ताकि आपका समाज में किरकिरी ना हो, आप समाज में सर उठाकर चल सके। यह आपका कैसा भला करने का तरीका है कि आप सबने मेरी शादी उस लड़के से कर दिया जिस लड़के ने आपकी बेटी का रेप किया था। यह सुनकर तो सभी ने अपना माथा पकड़ लिया। मेरे पापा मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। तभी मेरी माँ ने मुझे बीच में रुकते हुए बोला, ए छोरी, क्या बोल रही है? कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है। तूने तो कहा था कि तू उस लड़के को देखी तक नहीं है, फिर आज इतनी यकीन से कैसे कह सकती है कि वह वही लड़का है? हाँ माँ, मैंने कहा था कि मैंने उसे नहीं देखा है, लेकिन उसकी पीठ पर बने हुए टैटू को मैं पहचानती हूँ, उसके छूने की तरीक़ों को पहचानती हूँ। जिस तरह से मुझे उसने छुआ वह मैं भूल नहीं सकती हूँ। यह वही है जिसने मेरा बलात्कार किया था और आपने उसी से मेरी शादी कर दी। जीवन भर इस तरीके से मारने से अच्छा था पापा कि कहीं से जहर खरीद कर लाते और मुझे पिला देते। मैं बिना शिकायत पी भी लेती, लेकिन इस तरह से मुझे तड़पने के लिए उस राक्षस के पास दोबारा क्यों भेज दिए? मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं जाऊँ कहाँ। खुद को मारने का मन करता है, लेकिन मुझे इन सवालों का जवाब आपसे चाहिए। मेरा भाई ने कहा, नहीं गीत, हम किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमने तो बहुत खोजबीन करके तेरी शादी करवाई थी, यह सोचकर कि वो बहुत अच्छा इंसान है। पापा इतने भी बुरे नहीं है गीत जैसा तुम समझ रही है। मेरे पापा वहाँ से चुपचाप चले गए। हो सकता है पापा को नहीं पता हो, आप सबको ना पता हो, लेकिन अब तो पता चल गई है। मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मैं उसे पुलिस से अरेस्ट कराऊंगी। उसने जो मेरे साथ गलत किया है उसकी सज़ा उससे मिलकर रहेगी। मेरी माँ ने कहा, अब चुप कर जा गीत, तूने बहुत बोल दिया। एक तरफ से ठीक ही तो है, जिसने तेरे साथ गलत किया उसी ने तेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया। सब कुछ ठीक हो गया है गीत, भूल जा पुरानी बातों को और उसके साथ आगे बढ़। उसे अपनी ज़िंदगी में एक मौका तो दे सुधरने का। मैं अपनी माँ को बहुत ही हैरानी से देखते हुए बोली, आप मेरी माँ हैं? कैसी माँ है? आपने ही मुझे जन्म दिया है ना? यह कैसा सवाल कर रही है मुझसे गीत? क्योंकि इतना गंदा व्यवहार तो सौतेली माँ भी नहीं करती है जैसे कि आप मेरे साथ कर रही हो। आपको मेरे दर्द का अंदाज़ा भी है। उस रात क्या तकलीफ़ सही हूँ और आप बोल रही हो कि मेरी शादी हो गई। यह अच्छी बात है। तब तो जो मेरा बलात्कार करेगा उन सब से मेरी शादी हो जानी चाहिए। बस कर गीत, बहुत बोल रही है। देख, हमने तुझे विदा कर दिया है। अब तुझे ससुराल में कैसे रहना है अब तू समझ। हमारे सिर और गंदगी मत फैला।
अपना बोरिया बिस्तर ले और जा अपने ससुराल में, तेरा भाई तुझे छोड़कर आएगा। आज आप इस बात को बोलकर सचमुच मुझे पराई कर दी माँ। साबित हो गया कि बेटियाँ पराई होती है। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ अपने ससुराल, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ से अगर मेरी लाश भी आ जाए तब भी आपके घर तक ना पहुँचे। मेरा भाई मुझे ससुराल छोड़कर आ गया। मैं अपने ससुराल चली गई। उस इंसान को जब भी देखती मुझे वो काली रात याद आ जाती। अब तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती ही करता, क्योंकि उसे भी छूट जो मिल गई थी। मैं जिंदा लाश बन गई थी। कोई नहीं था जिससे मैं अपना दर्द कह सकूं। एक दिन सभी घर से बाहर गए थे। मैं और मेरी बड़ी ननद घर पर थे। दीपक आया और फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करके चला गया। शुरुआत में खुद को बचाने के लिए हाथ पैर भी मारा करती थी, लेकिन अब तो मैं वो भी करना छोड़ दिया। तभी मेरी बड़ी ननद मेरे पास आकर बोली, गीत, यह तुम कब तक सहोगी? तुम्हें अपने लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है। इस लड़ाई में ना ही तुम्हारा परिवार साथ देने वाला है और ना ही समाज। हाँ, सभी तुम्हारे लिए रुकावटें जरूर पैदा करेंगे। ऐसे दरिंदे से क्यों समझौता कर लिया? तो क्या करूँ दीदी, कौन है मेरे साथ? कोई भी सहारा नहीं है। सोचा था कि सच जाने के बाद मेरा परिवार मेरा साथ देगा, लेकिन उन्होंने तो मुझसे मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा अपना सहारा खुद बनना पड़ता है गीत। मैं तो वो बदनसीब हूँ दीदी कि जिसने मेरा बलात्कार किया, नसीब ने उसे ही मेरा पति बना दिया। यह तुम क्या बोल रही हो गीत? कहना क्या चाहती हो? मैंने दीदी को सारा सच बता दिया। यह सुनकर मुझसे बोली, बदनसीब एक तू ही नहीं है गीत, बदनसीब तो मैं भी हूँ। लेकिन हम कब तक अपनी बदनसीबी पर रोते रहेंगे? दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है और आप मुझे बताती भी नहीं हैं। हाँ गीत, मेरे साथ गलत हो रहा है। मेरे साथ गलत करने वाला तुम्हारा पति दीपक ही है। क्या? लेकिन क्या हुआ है दीदी? दीपक मेरा सौतेला भाई है। गीत, मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। दीपक और मेरे बीच में मात्र 2 ही साल का डिफरेंस है। हम बड़े हुए और साथ में दीपक की गंदी नज़र मेरे पर पड़ गई। वह हर रोज़ हर रात मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। यह सुनकर मैंने रोना बंद कर दिया, क्योंकि मैं ही एक बेटी नहीं बर्बाद हुई थी, यहाँ भी एक बेटी बर्बाद हो रही थी। फिर आपने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं दीदी? किसे कहती गीत? कौन सुनता? तुम्हारे अपने होकर नहीं सुन रहे हैं, और यहाँ तो सब मेरे सौतेले हैं, सिवाय मेरे पापा को छोड़कर। लेकिन वो भी अब अपने नहीं रहे। मैं तो अपनी बदनसीबी को समझकर रो रही थी, लेकिन तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को देखकर मेरे अंदर हिम्मत हुआ। हम चाहे तो साथ में मिलकर दीपक के खिलाफ लड़ सकते हैं, इस बुराई के खिलाफ लड़ सकते हैं। उठ गीत, अपने नसीब पर मत रो, अपने नसीब को बदल। इस नसीब का बहाना बनाकर इससे समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ इस लड़ाई में। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो तेरा सहारा बनकर इस लड़ाई में तेरा साथ देगा और तुझे सही साबित करेगा, और उस दीपक को गलत। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा। कैसा सबूत दीदी, और कैसे बच सकते हैं हम? उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और मुझे उसमें वीडियो दिखाया। यह देखो गीत, यह आज मैंने बनाया जब वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इस वीडियो के सहारे तुम पुलिस कंप्लेन कर सकती हो, उन्हें बता सकती हो कि दीपक तुम्हारे साथ क्या करता है। फिर दुनिया की कोई ताकत दीपक को नहीं बचाने वाली है। मेरी आंखों में खुशी चमक उठी। आपने ये सब मेरे लिए किया है दीदी। थैंक यू वेरी मच। मैंने तो बहुत बार कोशिश किया गीत की अपनी जान ले लो, पर मैं क्यों जान लूँ? जान तो उस दीपक को लेनी चाहिए, पर तुम्हें जब देखा तो सोचा कि तुम्हें सारी बात से कैसे अवगत कराऊं। लड़ाई बहुत लंबी है गीत, तुम्हें लड़ना होगा, और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ दीदी, हम एक बार तो खुद की नज़रों में गिर ही चुके हैं, अब कैसा डर। इस बार हम बेशरम बनकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए दीदी, अब समय नहीं है गीत, हमें उनके आने से पहले ही जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, वरना वे लोग इतने बुरे हैं कि यह सारी चीज़ें रोकने के लिए हमारी जान भी ले सकते हैं। 2 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ, जो मेरे साथ हो रहा है, और आज जो हो रहा है, उन सब का बदला लेने का समय आ गया है। न्याय होने का समय आ गया है गीत। दीदी ने जो हिम्मत दिया
वो हिम्मत से हम दोनों बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन गए और वो वीडियो दिखाए। वीडियो देखने के बाद और हमारी सारी बातें सुनने के बाद पुलिस ने दीपक को अरेस्ट कर लिया। लेकिन मेरे ससुराल वाले ने हम दोनों को घर से धक्के मार के निकाल दिया। हमारे लिए बाहर कोई सहारा नहीं था। फिर मैंने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो मेरे पापा मेरे सामने खड़े थे और वह मुस्कुरा रहे थे। वह मेरे पास आकर बोले, सॉरी बेटा, मैंने समाज के डर से तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, लेकिन अब तुम्हें अपना घर चलने का समय आ गया है। तुम्हें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस लड़ाई में तुम्हारे पापा और तुम्हारा परिवार साथ में है। तुम अब अकेली नहीं हो। यह सुनकर मैं अपने पापा के गले लग गई और एहसास हुआ कि आज मैं सचमुच अपने पापा की परी हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।